Hello everyone, welcome again to online session of Monologue classes. I am Dinesh Kumar and I am working as an academic head of Monologue classes. So dear student, in today's session I will discuss with you all the current affair or current legal GK topics of July 2023 in today's video. So our first topic is anti-defection laws in India. So basically in my last lecture I discussed with you the grounds of disqualification. लेकिन आज के लेक्चर में मैं केवल आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक कई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और रिसेंटली अभी भी जो अजीत पवार वाला इशू है उसके संबंध में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम समझते हैं व्हाट इज दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन जो टर्म है, ये एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। दल बदल का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो किसी सीट को पाने के लिए या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्शन लड़ता है और जीतने के बाद वो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अडॉप्ट कर लेता है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड। ऐसा हुआ क्यों? तो बेसिकली इसकी जो रूट्स हैं वो 1967 से देखते हैं हम उसको। तो 1967 में एक पर्सन ने एक ही दिन में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी बदली और 3 पॉलिटिकल पार्टी बदली, वी कैन से दिस। तो वहीं से एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि आया राम और गया राम। ठीक है, आया राम और गया राम। तो बेसिकली आया राम और गया राम का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश की सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखते हैं। तो अपने उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए या फुलफिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमारे जो देश में ये कानून बना। तो इसकी रिकमेंडेशन आई थी चवन कमेटी। तो दिस चवन कमेटी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, और ये एंटी डिफेक्शन से संबंधित जो कानून है ये 1985 में आया। ठीक है, और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे संबंधित प्रोविजंस जो है हमारे 10th शेड्यूल में पाए जाते हैं। तो ये जो 10th शेड्यूल है ये बाई वे ऑफ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा इंसर्ट की गई इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब ये इसको इंसर्ट किया गया तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया गया, दैट इट इज अगेंस्ट द फ्री विल ऑफ द कंसर्न पर्सन, आर्टिकल 21। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ किहोतो होलोहन वर्सेस जैक चिल्लू 1992 में ये कहा कि ये जो एंटी डिफेक्शन कानून आया है दिस इज लीगली वैलिड एंड इट इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब क्या हुआ, अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी से स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट का मतलब अलग होते हैं, और वो कोई न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ जाते हैं, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन बाय वे ऑफ एंटी डिफेक्शन। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंसर्न हाउस, मीन्स अब ये जो एंटी डिफेक्शन से संबंधित प्रोविजंस हैं ये हमारे लेजिस्लेचर में भी एप्लीकेबल होते हैं, मीन्स एमएलए पर भी एप्लीकेबल होंगे, एमएलसी पर भी एप्लीकेबल होंगे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज के मेंबर हैं उन पर भी लागू होंगे। तो अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन सकता बाय वे ऑफ दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उस पर्सन को हम मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर दैट इज अब हम आते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो न्यूज़ में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये है इन रिलेशन टू जो आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि खालिस्तान वहाँ पर कनाडा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कुछ लोगों ने लगाए थे। तो उसी के रेफरेंस में कहा गया था कि दे आर मिसयूजिंग देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसी
उसी के रेफरेंस में अब हम थोड़ा डिटेल में इसको आपके साथ डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बेसिकली आर्टिकल 19 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इट इज़ अवर फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 19 में हमको ये 1 2 3 4 5 6 फ्रीडम दी गई हैं। अब ये जो सारी फ्रीडम्स दी गई हैं, दीज हैव बीन गिवन टू अस, मीन्स दीज आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये जो फ्रीडम आर्टिकल 19 में दी गई हैं, ये फ्रीडम केवल सिटीजन ऑफ इंडिया ही क्लेम कर सकते हैं और कोई भी फॉरेनर इन फ्रीडम्स को क्लेम नहीं कर सकता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब इसमें कौन कौन सी फ्रीडम है? पहली फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हम थोड़ा डिटेल में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी फ्रीडम है, अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हम लोगों के पास, मीन्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि वो अपने, उनको बोलने की आज़ादी है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। तो अब जो एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर डांसिंग आता है, किसी मूवी में काम करना आता है, यहाँ पर किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देना आता है ना, किताब लिखना आता है, ये सारे मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब सेकेंड है टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म। तो हम सबके पास ये राइट है कि हम पीसफुली कहीं असेंबल हो सकते हैं बिना हथियार के। सेकेंड है कि टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हमारे पास राइट है कि हम एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं। नेक्स्ट राइट है हमारा कि हम भारत में कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद वाला राइट है हमारा कि हम भारत के किसी भी पार्ट में रिजाइड और सेटल हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज दैट हम अभी दिल्ली रहते हैं और हमारा मन करता है कि हम किसी दूसरे स्टेट में जाके रहें या वहाँ पर जाके सेटल हो जाएं, तो ऐसा करना हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट इज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये हमारा राइट है कि हम किसी भी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अब यहाँ पर जो सारी फ्रीडम्स हमको दी गई हैं, ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इन पर स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कानून बनाकर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं समझेगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर एब्सोल्यूट, ठीक है। नाउ वी कम बैक टू अवर द मेन टॉपिक, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सिमिलरली हमारे पास बोलने का अधिकार है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको अब मिसयूज करें, ठीक है। और ये ना ही ये हमारा राइट एब्सोल्यूट है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी, द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज बाय द पार्लियामेंट। अब हम आते हैं कि इस पर हमारी कौन कौन सी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को किन ग्राउंड पर कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 19 क्लॉज 2 हमारे इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। सो कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफामेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्सन के कुछ बोलने से देश की सुरक्षा को खतरा है तो उसको रोका जा सकता है। सेकेंडली, अगर किसी पर्सन के कुछ बोलने से हमारे फ्रेंडली रिलेशन किसी दूसरे देश के साथ खराब होते हैं, मान लिया कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो यूएसए के बारे में या रशिया के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट देता है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि हमारे यूएसए और रशिया के साथ जो रिलेशन है वो खराब हो जाएंगे, तो हम उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, अगर किसी के बोलने से पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो उसको रोका जा सकता है। डिसेंसी और मॉरलिटी, तो डिसेंसी और मॉरलिटी का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे आईपीसी में 292 से 294 तक प्रोविजंस दिए गए हैं और ये कहते हैं कि भाई कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते और ना ही हम कुछ ऐसा गा सकते हैं ना बोल सकते हैं जो कि डिसेंसी और मॉरलिटी के अगेंस्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम नहीं कर सकते और डिफामेशन नहीं कर सकते और किसी को अपराध के लिए उकसा नहीं सकते। तो अगर हम किसी को अपराध के लिए उकसाते हैं तो वी विल कमिट अ क्राइम अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी, जो कि टॉपिक हमने आपको पढ़ा रखा है, जिसका आपको हम बोलते हैं अबैटमेंट। तो अबैटमेंट का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाना कोई अपराध करने के लिए, ठीक है।
तो हमारा जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, रादर इट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। अब हमने एक बात आपको कही कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, देखिए यहाँ पर एक बैलेंस बनाया गया है। अब वो बैलेंस क्या कहता है कि पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को ये राइट तो है कि वो हमारे इस राइट को कर्टेल कर सकती है, लेकिन उसके द्वारा जो लगाई गई रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। जैसा हमने एक लास्ट क्लास में आपके साथ फिर डिस्कस किया था कि जैसे राइट टू इंटरनेट, तो राइट टू इंटरनेट हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन गेन करने का। तो जैसे इंटरनेट को बंद कर देना, इट्स कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ दिस आवर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अब अगर सरकार ने या पार्लियामेंट ने हम पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो रीजनेबल है या नहीं है, तो अगर हमको लगता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हम पर लगाई गई हैं वो अनरीजनेबल हैं, then we can challenge those restrictions under Article 32 before Supreme Court of India and under Article 226 before any Honorable High Court। ठीक है। अब इंसिडेंस एंड फॉर्म ऑफ मिसयूज ऑफ एंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो लोग अपने इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे मिसयूज करते हैं, उसकी कुछ फॉर्म हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला है हेट स्पीच। अब हेट स्पीच का मतलब है कोई ऐसी स्पीच देना जो कि एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा के लिए उकसाती है, यानी कि कोई हम गलत करते हैं स्टेट के खिलाफ, तो अगर कोई व्यक्ति अपने स्टेट, अपने देश, अपनी सरकार के अगेंस्ट बोलता है तो वो यहाँ पर हेट स्पीच में आएगा। या वो दो धर्मों में झगड़ा कराने की बात करता है, मतलब एक धर्म के लोगों के बारे में या दो धर्म के लोगों के बारे में कुछ गलत बोलता है। सेकेंड है फेक न्यूज, झूठी खबर चलाना। इंसिडेंट एंड ऑब्सीन कंटेंट, कुछ गलत कंटेंट देना या पब्लिश करना, ये सब हेट स्पीच में फॉल करते हैं। अब हम आते हैं बेनेट कॉलमैन के डिसीजन पर। बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। So this decision is very important with respect to this freedom of speech and expression। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो बेनेट कॉलमैन है ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आता है उसकी कंपनी का नाम है, ठीक है बच्चों। और ये एक्शन लाई भारत सरकार के अगेंस्ट। अब एक्शन क्यों लाया गया, तो बेसिकली एक नया कानून बनाया 1962 में, न्यू प्रिंट ऑर्डर 1962, ठीक है। उससे पहले एक हमारा कानून था इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955। अब इसने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, और रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी थी। पहली रेस्ट्रिक्शन थी एस्टेब्लिश्ड न्यूज़पेपर कंपनीज कोई नया न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं कर सकती अगर उस कंपनी के पास दो न्यूज़पेपर ऑलरेडी चला रही है वो। तो मतलब एक कंपनी जो ऑलरेडी न्यूज़पेपर के काम में है या बिजनेस में है, और उसमें से एक न्यूज़पेपर वो डेली न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर कोई भी अदर फॉर्म का हो सकता है, लाइक वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, तो उसके बाद उसके पास राइट नहीं है कि वो कोई नया न्यूज़पेपर स्टार्ट करे। सेकंड है किसी भी न्यूज़पेपर में 10 पेजेस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। थर्ड है अगर किसी पेपर के पास ऑलरेडी वो 10 से कम पेपर है न्यूज़पेपर में, तो वो केवल जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल किसी के पास 8 पेपर हैं न्यूज़पेपर में, तो वो केवल 20% बढ़ा पाएगा, 8 का 20%, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरचेंजिंग न्यूज़ प्रिंट वाज नॉट अलाउड। मान लिया मेरी एक कंपनी है और मेरी एक कंपनी में 4 न्यूज़पेपर हैं, तो मैं एक न्यूज़पेपर के प्रिंट को किसी दूसरे न्यूज़पेपर में यूज़ नहीं कर सकता। तो जब ये सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई न्यूज़पेपर पर, तो इन रेस्ट्रिक्शंस को चैलेंज किया गया इस ग्राउंड पर, ठीक है। जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड राइट टू नो। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बच्चों एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड राइट टू नो। तो हमारे बोलने के अधिकार में जानने का अधिकार भी शामिल है। क्यों? क्योंकि बिना जाने हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर हमको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, देन वी कैन नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसलिए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू नो भी शामिल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाना इट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ अ कंसर्न पर्सन। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी
नंबर ऑफ पेपर्स पर, और किसी के पास 2 न्यूज़पेपर हैं तो वो ज़्यादा पब्लिश नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। सेकेंड आते हैं, हमारा केस का नाम है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या जो कमर्शियल स्पीच है या जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फॉल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मेरा अपना एक बिजनेस है और मैं अपने उस बिजनेस में कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देता हूँ किसी न्यूज़पेपर में, और अगर गवर्नमेंट मेरे उस न्यूज़पेपर में कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देने के राइट पर किसी भी प्रकार से रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, फॉर एग्जांपल सरकार कहती है कि भाई किसी भी न्यूज़पेपर में अगर 10 पेजेस हैं तो आप केवल आधा पेज ही कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के लिए रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यहाँ पर क्या मैं इस गवर्नमेंट के मूव को चैलेंज कर सकता हूँ? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है उसको कर्टेल किया जा सकता है। तो बेसिकली कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसलिए उनको कर्टेल किया जा सकता है। नाउ वी कम टू द concept of zero FIR. I'm discussing this concept of zero FIR in relation to the Manipur issue. ठीक है, और बहुत सारे इशू होते हैं जो कि जिनमें कि एक पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में FIR नहीं हो पाती, तो लेकिन रिसेंटली है जो है वो हमारा मणिपुर इशू के रेफरेंस में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली FIR क्या है? तो बच्चों देखो, दो टर्म होती हैं FIR, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट। अब दूसरा होता है NCR। NCR का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो FIR से संबंधित जो प्रोविजंस हैं हमारे, वो CRPC के सेक्शन 154 में दिए गए हैं, और NCR से संबंधित प्रोविजन हमारे CRPC के सेक्शन 155 में दिए गए हैं। अब हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो FIR है दैट इज रजिस्टर्ड इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास ये राइट होता है कि पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है विदाउट टेकिंग एनी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। ठीक है, और NCR क्या होता है? NCR होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो NCR उन मामलों में रजिस्टर की जाती है जिन मामलों में पुलिस के पास किसी पर्सन को अरेस्ट करने का राइट नहीं होता है। तो अगर पुलिस किसी मामले को NCR में अरेस्ट करना चाहती है, देन पुलिस इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, अब हमने समझा कि जो FIR है वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही लागू होती है। अब जनरल रूल क्या है कि देखिएगा, जो हमारा पूरा देश है उसको ना कुछ टेरिटरीज में बांटा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेता हूं आपको समझाने के लिए, और ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, करोल बाग डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर करोल बाग डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफेंस होता है तो वो जो उसकी FIR है वो जनरली करोल बाग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होगी। अब ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन जीरो FIR क्या कहती है कि जीरो FIR कहती है कि अगर करोल बाग डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफेंस होता है और वहां पर जो ऑफेंस करने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो सकता है ना, और उसके प्रेशर से पुलिस FIR रजिस्टर नहीं कर रही है, तो व्हाट इज द रेमेडी अगेंस्ट दैट पर्सन? तो ऐसे मामलों में क्या होगा? ऐसे मामलों में जीरो FIR रजिस्टर की जा सकती है। जीरो FIR भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की जा सकती है। तो अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाएं, और हमने कहा कि यहाँ करोल बाग में कोई ऑफेंस हुआ और ऑफेंस कमिट करने वाला व्यक्ति जो है बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। ठीक है, अब उसके खिलाफ यहाँ तो FIR नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस पर्सन के खिलाफ हम भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो FIR रजिस्टर करा देंगे। ठीक है, अब जब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है तो ये पुलिस के लिए मैंडेटरी होता है कि उस पर कार्रवाई करना। FIR रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस को कार्रवाई उस पर करनी पड़ती है। दिस इज लीगल मैंडेट फॉर द पुलिस। अब क्या होगा? सपोज दैट इस मामले में हमने राजस्थान में उस पर्सन के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में FIR या जीरो FIR रजिस्टर करा दी, तो वो क्या होगा कि वो जीरो FIR ये यहाँ पर आ जाएगी,
करोल बाग पुलिस स्टेशन बाय वे ऑफ पोस्ट आ जाएगी या बाय वे ऑफ फैक्स आ जाएगी। देन करोल बाग पुलिस स्टेशन उसको एक नया नंबर देंगे और करोल बाग पुलिस और करोल बाग पुलिस स्टेशन विल बी बाउंड टू डू द इन्वेस्टिगेशन इन दैट पर्टिकुलर एफआईआर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हमारा जीरो एफआईआर का। तो अब जैसे हमारे यहाँ मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है और जो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस वगैरह वहाँ की, तो उनके खिलाफ अगर मणिपुर में एफआईआर संभव नहीं है तो उनके खिलाफ भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है ताकि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या पुलिस बाउंड है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए? मतलब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस हमको वहां से कई बार भगा देती है। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज अ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द नेमली द ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 का। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हेन अ पर्सन goes to a police station with the information of a cognizable offense, then it is mandatory for the police to register FIR। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना या इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस स्टेशन के लिए ये मैंडेटरी है कि वो उसके एफआईआर को रजिस्टर करे। और अगर कंसर्न पुलिस ऑफिसर किसी एफआईआर को रजिस्टर नहीं करता तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा and it will also amount to the contempt of Honorable Supreme Court। Now, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। द केस का नाम है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट। तो इस केस में क्या कहा, वोमेन हैज राइट टू लॉज हर कंप्लेंट फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन वेयर इंसिडेंट अकर्ड। तो मतलब ये क्या है कि जनरली सपोज किसी वोमेन के खिलाफ कोई ऑफेंस किसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ तो जरूरी नहीं है कि उसकी एफआईआर उस पर्टिकुलर एरिया में ही रजिस्टर होगी या वो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेंट कर पाएगी। उसके पास ये राइट है कि वो किसी और एरिया के पुलिस स्टेशन में भी उस ऑफेंस की कंप्लेंट कर पाएगी। तो बेसिकली दिस डिसीजन इज लाइक जीरो एफआईआर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अरेस्ट एंड कस्टडी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है तो मैं इसको थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि अरेस्ट क्या है और कस्टडी क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है या कस्टडी कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सीआरपीसी में कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि अरेस्ट को डिफाइन करता है। इट मीन्स दैट द टर्म अरेस्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर अवर सीआरपीसी। ये कहीं डिफाइन नहीं की है, बट वी आर हैविंग वन सेक्शन दैट इज सेक्शन 46 और 46 डिफाइन करता है हाउ टू अरेस्ट। अरेस्ट क्या है ये हमारी सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाउ टू अरेस्ट दिया गया है। तो सेक्शन 46 जो डिफाइन करता है हाउ टू अरेस्ट, तो ये कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा तो ये उसकी बॉडी को एक्चुअली टच करेगा या कन्फाइन करेगा। ठीक है, अब मान लिया या फिर जब तक कि वो पर्सन अपने आप को सबमिट ना कर दे टू द कस्टडी बाय द वर्ड और एक्शन। अब हम इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। तो अरेस्ट करने के लिए किसी पर्सन को हैंड कफिंग करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि जैसे पुलिस आती है और पुलिस कहती है यू आर अंडर अरेस्ट, तो अगर हम पुलिस की डायरेक्शन के अनुसार काम करने लगते हैं देन इट इज कंसिडर्ड एज अरेस्ट। ठीक है, तो हम अरेस्ट हो गए हैं। तो अरेस्ट के लिए ना तो किसी पर्सन को हैंड कफिंग की आवश्यकता है और ना ही उसकी बॉडी को हाथ के द्वारा या फिजिकली टच करना या पकड़ने की आवश्यकता है। अगर कोई पर्सन पुलिस की डायरेक्शन के अनुसार काम कर रहा है और उसने अपनी बॉडी को सबमिट कर दिया है टू द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस, देन दैट पर्सन इज कंसीडर्ड एज अरेस्ट। ठीक है, अब जो अरेस्ट वर्ड है वो ज़्यादा फॉर्मल नहीं है। ठीक है, सेकेंड होता है कस्टडी। तो जब पुलिस उस पर्सन को लीगली दिखाती है कि दैट दिस पर्सन हैज बीन अरेस्टेड एंड इट इज इन द पुलिस कस्टडी, तो दैट इज कंसीडर्ड एज ए कस्टडी। सेकेंड क्या है, अगर पुलिस किसी पर्सन को बाय वर्ड या बाय कंडक्ट कहती है कि आप अरेस्ट हो जाइए और वो कुछ रेसिस्टेंस करता है, तो पुलिस के पास पावर है कि पुलिस इतनी फोर्स यूज कर सकती है, इतने मीन्स यूज कर सकती है कि उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जो कि जरूरी है। तो मान लिया अगर कोई पर्सन है पुलिस को अरेस्ट करने से भागता है, पुलिस को पावर दिखाता है, तो फिर यहाँ पर सेक्शन 46 क्लॉज 2 कहता है कि पुलिस कितनी भी फोर्स कितनी भी पावर यूज कर सकती है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए।
थर्ड कहता है कि पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दे। अब बच्चों ये जो थर्ड प्रोविजन है इट रिलेट टू एनकाउंटर। एनकाउंटर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि पुलिस के पास ये राइट बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दे, लेकिन यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। यानी कि पुलिस के पास ये राइट है कि वो किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दे, और उसके लिए केवल दो सर्कमस्टेंसेज हैं या दो ग्राउंड हैं। पहली ग्राउंड यह है कि अगर उस पर्सन ने जिसको पुलिस अरेस्ट कर रही है उसने ऐसा ऑफेंस किया है दैट इज पनिशेबल विद डेथ, ठीक है। सेकंड है अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है दैट इज पनिशेबल विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें उसको डेथ की पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल सकती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि द पुलिस हैज़ राइट टू कमिट द एनकाउंटर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है जो कि इन सज़ा से पनिशेबल है, देन द पुलिस डज नॉट हैव राइट टू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो एनकाउंटर से संबंधित जो प्रोविजंस है हमारे वो 46 क्लॉज 3 में दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब एक टारगेटेड वायलेंस होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा अगेंस्ट द अदर पर्सन या अगेंस्ट द अदर ग्रुप, ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो ये जो मॉब लिंचिंग है, फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल अगर हम मॉब लिंचिंग के लिए लेते हैं, जिसने मान लिया किसी एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, या किसी दूसरे धर्म के एक व्यक्ति को भीड़ टारगेट कर देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग बोलते हैं। अब ये मॉब लिंचिंग जो है इट इज़ नॉट एन लीगल एक्ट, तो ये ऑब्वियसली गलत है, कानून के अगेंस्ट काम है। तो ये इट इज़ कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि किसी के भी पास ये राइट नहीं है कि वो उसको मार दे। हम सबके पास राइट टू लाइफ का राइट है जो कि आर्टिकल 21 देता है, एंड इट इज़ अवर फंडामेंटल राइट। तो हमारे फंडामेंटल राइट को केवल कौन ले सकता है, स्टेट ले सकता है, वो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ किसी व्यक्ति को मार रही है तो उसके पास कोई राइट नहीं है। सेकेंडली इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पर मारा जा रहा है, मान ली किसी को कास्ट की ग्राउंड पर मारा गया या किसी को रिलीजन की ग्राउंड पर मारा गया, तो यहाँ पर कास्ट और रिलीजियस की ग्राउंड को भी मना करता है कि इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता। Although these guidelines are for the state, but it also amount to the violation of that person who has been killed by the mob. हमारे देश में मॉब लिंचिंग के संबंधित कोई भी कानून तो है नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रोविजंस हम इसको जो इस मॉब लिंचिंग को हम कहाँ दिखा सकते हैं कि कहाँ ये रेलिवेंट हो सकता है। तो यहाँ पर है सेक्शन 223A ऑफ CRPC, और ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति किसी सेम ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं तो उन सबको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर बहुत सारे व्यक्ति या भीड़ किसी एक व्यक्ति को मारती है तो ऑब्वियसली दे आर इन्वॉल्व इन द सेम ट्रांजेक्शन। सो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 223 क्लॉज ए ऑफ द CRPC ऐसे लोगों को पनिशमेंट किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ गाइडलाइन दी हैं, जिसमें ये कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाने चाहिए, एंड द एक्ट ऑफ मॉब लिंचिंग इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ वी कम टू द अदर टर्म दैट इज द सुओ मोटो कॉग्निजेंस। तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, कई बार सुना होगा न्यूज़ में आपने कि एक टर्म आती है कि उस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। तो अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली और लीगली समझते हैं डिटेल में कि व्हाट इज दिस सुओ मोटो कॉग्निजेंस। तो बेसिकली क्या होता है, सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप, कॉग्निजेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड दैट आई विल डिसाइड। आई का मतलब यहाँ पर कोर्ट को रेफर कर रहा हूं मैं, आई विल डिसाइड दिस पर्टिकुलर केस। तो जब कोर्ट किसी मामले में अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हैं और वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि मैं इस केस को डिसाइड करूंगा, तो तब हम ये मानते हैं कि उस कोर्ट ने, उस पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, उस जज ने उस पर्टिकुलर मैटर का कॉग्निजेंस ले लिया है, ठीक है।
अब जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस कैसे लेता है, तो उससे संबंधित प्रोविजंस हमारे सेक्शन 190 सीआरपीसी में दिए गए हैं। तो सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के पास 3 ग्राउंड्स हैं जिन पर कि मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस लेगा। अब देखो बच्चों, जो कॉग्निजेंस लेना है दिस इज दैट क्रिमिनल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट आएंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट और जज में डिफरेंस क्या होता है। मजिस्ट्रेट हमारे क्रिमिनल मैटर को देखते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, उसको एडजुडिकेट करते हैं, और जो हमारे जजेस हैं वो जनरली हमारे सिविल मैटर को देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट एंड जजेस, आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस टू द लोअर कोर्ट ओनली, क्योंकि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं एंड दो जजेस सी और द एडजुडिकेट बोथ काइंड्स ऑफ मैटर्स, ठीक है। तो आप मेरे जो टर्म है इसको केवल लोअर कोर्ट के रेफरेंस में समझें। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज होते हैं जिनके पास पावर होती है कि वो दोनों तरह के मैटर एडजुडिकेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। तो अगर हम मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट देते हैं, सेक्शन 200 सीआरपीसी हमको ऑथराइज करता है कि हम कोई मैटर को डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को उस मैटर की कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है और डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो हमारी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस उस मैटर का ले सकते हैं। सेकंड है पुलिस रिपोर्ट। तो जैसे ये होता है एफआईआर वाला मैटर, तो अगर किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट बनती है। तो जब वो चार्जशीट बनती है तो उसका पहले सबमिशन जब हम उसको करते हैं तो उससे पहले वो पुलिस रिपोर्ट होती है। अब मान लिया किसी पर्सन के खिलाफ एक एफआईआर हुई, तो उस मामले में एक आईओ अपॉइंट किया जाएगा। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा तो वो एक पुलिस रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ही विल मेक अ पुलिस रिपोर्ट। और जब ये पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाएगी तो इसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा? चार्जशीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट में जब कोई चार्जशीट सबमिट की जाती है तो कोर्ट के पास पावर है कि उस पर्टिकुलर मैटर पर वो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो अगर कोई मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर के द्वारा पुलिस ऑफिसर के अलावा, अगर कोई मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी भी अपराध के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो उनके पास ये राइट है कि वो उस मैटर का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन हिज ओन नॉलेज। अब ये जो अपॉन हिज ओन नॉलेज है, इट इज नोन एज सुओ मोटो, ठीक है बच्चों। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो सपोज अगर मैं जज हूँ और मैं कोई टीवी देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कुछ गलत हो रहा है किसी लोग के साथ, तो मेरे पास ये पावर है कि मैं उस टीवी को देखने पर या टीवी के सीन पर या कोई रिपोर्ट जो है किसी न्यूज़पेपर में, उसके आधार पर कॉग्निजेंस ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों हमने डिस्कस किया आपके साथ सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैरिटल रेप, ठीक है। तो मैरिटल रेप बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो मैरिटल रेप है इसको हमारे आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, और हमारे आईपीसी का सेक्शन 375 वो केवल रेप को डिफाइन करता है। सो हेयर आई एम नॉट डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ रेप, यू मे रेफर दिस डेफिनेशन योरसेल्फ, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, तो रेप का मैं एक ब्रॉड मीनिंग बताता हूँ। ब्रॉड मीनिंग रेप का ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन अगेंस्ट हर कंसेंट, ठीक है। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो मीनिंग है वो काफ़ी बड़ा है और वाइड है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पेनिट्रेशन एक आवश्यकता या एसेंशियल एलिमेंट अब हमारे देश में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पेनिट्रेशन की आवश्यकता सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेशन नहीं भी करता है या उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को टच करता है ना, या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है, देन दैट पर्सन इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ रेप विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 325। अब इस सेक्शन 325 के 2 एक्सेप्शन है। तो मतलब इन 2 सिचुएशन में वो व्यक्ति रेप करता हुआ नहीं माना जाएगा। पहली सिचुएशन क्या है कि अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है और उसमें मेडिकल प्रोसीजर में डॉक्टर उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को टच करता है या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है, देन द डॉक्टर विल नॉट बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। सेकंड क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई मैन
अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वाइफ की एज जो है वो 15 साल नहीं है, मतलब 15 से ज़्यादा की वाइफ है, तो भी ये क्या होता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये रेप का ऑफेंस नहीं माना जाता। ठीक है, अब इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए रेप। तो देखिए रेप नहीं माना जाता इसको, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑफेंस नहीं है, इट इज़ ऑफेंस, इट इज़ एन ऑफेंस। ठीक है, बट इसकी जो पनिशमेंट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, क्योंकि रेप में आप देखते हो तो रेप में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, लाइक मिनिमम 20 ईयर पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पनिशमेंट कंपैरेटिवली कम है। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन इज द हस्बैंड ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो इट इज एन ऑफेंस बट द ग्रेविटी ऑफ दिस इज वेरी लेस। अब लेकिन देयर वाज अ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, नेमली, अब ये डिसीजन जो है वो एक्सेप्शन 2 पर है। ठीक है, तो इस केस में जिसका नाम है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्सेप्शन 2 है ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, और यहाँ पर जो एज नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, 18 साल, 18 ईयर। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि अब अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है इवन विदाउट द कंसेंट, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स या रेप में जब भी आएगा जब वो विदाउट कंसेंट है, अगर विद कंसेंट है तो दैट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज अ रेप। लेकिन यहाँ पर उसकी उसकी एज जो है लड़की की वो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसकी कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लेकिन लड़की की एज 18 साल से कम है, देन इट विल अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ रेप। ऐसा क्यों? क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लड़की कंसेंट नहीं दे सकती सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एज यहाँ पर 15 ईयर थी, ये 15 ईयर्स दी थी, उस एज को बढ़ाकर 18 साल कर दिया है बाय वर्च्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। तो अभी हम यहाँ पर इसको 18 साल पढ़ेंगे। ठीक है, अब लेकिन क्या एक्सप्रेसली हमारे देश में मैरिटल रेप से संबंधित प्रोविजन है? तो अभी हमारे देश में मैरिटल रेप से संबंधित कोई प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए देश के जो संसार के हमारे कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पर मैरिटल रेप एक पनिशेबल है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कि अभी मैटर सब जुडिस है, मतलब बहुत सारी पिटिशंस जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बहुत सारी पिटिशंस हमारी दिल्ली हाई कोर्ट और अदर रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। अभी जो गवर्नमेंट का व्यूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप लोग बताइए कि क्या है ये, क्या हमें मैरिटल रेप को एक ऑफेंस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अभी जो अपना रिप्लाई दिया है वो ये कहा है कि वी शुड नॉट मेक द मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस बिकॉज आवर सर्कमस्टेंसेज आर डिफरेंट। ठीक है, और अगर हम मैरिटल रेप को एक ऑफेंस बना देते हैं तो फिर इसके जो सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पर एक सेक्शन है 498A IPC जो कहता है कि क्रुएलिटी अगेंस्ट द वाइफ बाय द ईदर बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये बहुत वाइडली मिसयूज हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो मान लिया अगर 90% या 100% केसेस जो इसमें रजिस्टर किए जाते हैं उसमें से काफ़ी परसेंट ऑफ द केसेस जो है वो झूठे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लड़कियां हैं कंपैरेटिवली बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि जो अपने इस राइट का मिसयूज करती हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे मामले झूठे होते हैं, बट ज़्यादा नंबर ऑफ जो मैटर्स हैं वो झूठे होते हैं इसलिए। लेकिन अगर हम मैरिटल रेप को एक ऑफेंस बना देंगे तो वहाँ पर हस्बैंड के खिलाफ जो है झूठे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो है अभी थोड़ा सा देश की सर्कमस्टेंसेस को देखकर ये थोड़ा फीजेबल नहीं है कि हम मैरिटल रेप को एक ऑफेंस की कैटेगरी में लाएं। ठीक है, so dear students, that's all for today. I will come again with such news or such current legal GK next month. Till then, thank you very much. Goodbye.